हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंपेंडियम। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट मंथली करंट अफेयर नवंबर मंथ का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। और करंट अफेयर के सभी एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, किसी में ज़्यादा भी रहते हैं। तो मंथली करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं नवंबर मंथ का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये कहाँ से कहाँ किया था? इसका एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच ये चलेगी। एकता नगर रेलवे स्टेशन जो केवड़िया है, केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, उसी का नाम चेंज कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है केवड़िया। ओके। और उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये कब उद्घाटन हुआ? तो 31 अक्टूबर 2023 को, 31 अक्टूबर को क्या होता है? एकता दिवस होता है ना। 31 अक्टूबर को एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाई जाती है उस दिन। तो उस दिन एकता दिवस मनाया जाता है। ओके। तो यह ट्रेन यात्रियों को अपने एक अनूठी विरासत के साथ भाप इंजनों के बीते युग की याद दिलाता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो पुराने भाप इंजन के जैसा बनाया गया है, लेकिन ये चलती है इलेक्ट्रिक इंजन से। ठीक है। और इसका जो अंदर का पार्ट है वो बना है लकड़ी से बना है। तो ये इसको पुराना रेल का फील देता है लोगों को, यात्रियों को। तो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उसका उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्वालियर और कोझिकोड कोझिकोड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, यूसीसीएन फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यूसीसीएन का फुल फॉर्म होता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो इसमें शामिल किया गया है 2 शहरों के भारत के 2 शहरों में कौन कौन? ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, ये एमपी का एक शहर है। और ये कोझिकोड केरल का शहर है। तो ये इस कोझिकोड को लिटरेचर में, और एमपी को, ये एमपी के ग्वालियर को संगीत में, म्यूजिक में। ओके। तो कुल 55 शहर हो गए इस तरह से, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के श्रेणी में मिला है। तो अब तक की सूची में 100 से अधिक शहरों और देशों के 350 शहरों को शामिल किया गया है। और ये किस किस क्षेत्रों में शामिल होता है? तो 7 रचनात्मक, पूछा भी जा सकता है कि यूसीसीएन में शामिल होने के लिए कितने पैरामीटर्स हैं। तो कितने पैरामीटर्स हैं? 7 पैरामीटर्स हैं। 7 पैरामीटर्स में कौन कौन से हैं? शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और मीडिया कला और संगीत को शामिल किया जाता है। ठीक है। 31 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। और ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया यूसीसीएन का, वो कब से शुरू किया गया? ये 2004 से शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण। तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और इसका उद्घाटन जो है वानखेड़े स्टेडियम में वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। और जो इस पोज में है सचिन तेंदुलकर, तो उनका जो ट्रेडमार्क है लॉफ्टेड ड्राइव, इस पोज में है। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है, दीपेश नंदा TPREL में सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त हुए। तो दीपेश नंदा को TPREL का फुल फॉर्म होता है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ओके। और इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया है, साथ में एमडी भी बनाया गया है। एमडी मतलब प्रबंध निदेशक। तो ये टाटा पावर का एक सहयोगी कंपनी है। और TPREL स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन स्वच्छता के लिए टाटा पावर के प्राथमिक निवेश माध्यम है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सैमा वाजिद WHO में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त की गई। सैमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री भी है और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। तो इन्हीं कारणों से इनको, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होने के कारण
WHO की जो दक्षिण पूर्व एशिया उनका क्षेत्रीय निदेशक बनाया गया। तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO का क्षेत्रीय निदेशक कौन है, तो सैमा वाजिद। सैमा वाजिद ने दिल्ली में चुनाव हुए, उसमें नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को 6 वोटों से हराया था। और इसमें से भारत ने पहले ही अपना समर्थन सैमा वाजिद को दे दिया था, तो और भी बहुत सारे देशों ने पहले ही दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश में भारत के सहयोग से निर्मित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो 3 परियोजनाओं का उद्घाटन शेख हसीना, प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ की, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर के 1 नवंबर 2023 को करी थी। और इन 3 परियोजनाओं में कौन कौन सा है? पहला परियोजना है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। ये 3 परियोजनाएं हैं। तो इसमें से अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना को भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दिया गया 392.52 करोड़ रुपए का अनुदान सहायता के साथ इसको बनाया गया है। और दूसरा है बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर के साथ अखौरा अगरतला रेल लिंक की लंबाई 12.24 किलोमीटर है। खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना को भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ परियोजना लागत के साथ कार्यान्वित किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है AI सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही न्यूज में है। AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ ब्रिटेन में आयोजित हुआ। तो इसीलिए ये खुद में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन में आयोजित हुआ 1 से 2 नवंबर 2023 को, और इसमें से भारत सहित 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी इन्होंने किया था। साथ में इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये जो शिखर सम्मेलन है वो पूरे विश्व के लिए नियम स्थापित करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम कर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग तो मैंने बताया है कि मानव या कंप्यूटर द्वारा विकसित की गई एक बौद्धिक क्षमता जो मानव के दिमाग जैसा ही सोचने का उस काम करता है। ओके, थाईलैंड में भारतीय नागरिक को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा। थाईलैंड के साथ ही श्रीलंका ने भी ऐसा सुविधा प्रदान किया है। तो थाईलैंड और श्रीलंका जो है वो दोनों ही पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वो पर्यटन पर आधारित हैं। तो इसीलिए पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए अपने देश में थाईलैंड ने बहुत सारे देशों को और साथ में भारत को भी अपना वीज़ा फ्री यात्रा करने की सुविधा प्रदान करी। तो इसमें से भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को माफ़ कर दिया, और 10 नवंबर 2023 से भारतीय बिना वीज़ा के थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं और वहाँ 30 दिनों तक रह सकते हैं। कितने दिन तक? 30 दिनों तक रह सकते हैं। और इसमें से 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक ये उपलब्ध है। साथ में श्रीलंका ने भी 6 अन्य देशों, भारत सहित 6 अन्य देशों चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के आगंतुकों को, पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। ठीक है, हेनले एंड पार्टनर्स के जो रिपोर्ट आती है पासपोर्ट इंडेक्स, उसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है डीजीसीए से लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम पहली कंपनी है जिसको डीजीसीए से लाइसेंस मिला है। और डीजीसीए क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, तो ये रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक ये स्वामित्व वाली एक सहयोगी कंपनी है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। और इसको
DOPO के एक बहुउद्देशीय ड्रोन जो कि सर्वेक्षण करता है, मैपिंग, निरीक्षण, कृषि निगरानी और आपदा प्रबंधन सहित बहुत सारे काम करता है, उसके लिए इसको बहुत ही अच्छा माना गया है। तो इसीलिए इसको ये लाइसेंस मिला है। और ये 5 किलोग्राम से कम वजन वाला एक छोटा सा ड्रोन है जो कि 49 मिनट तक और 32.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी काम कर सकता है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 ये कहाँ पर हुआ? ये झारखंड के रांची में हुआ। कहाँ पर? झारखंड के रांची में। और झारखंड के रांची में एक स्टेडियम है, झारखंड के कैपिटल रांची में एक स्टेडियम है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। मरांग गोमके एक बोल सकते हैं, मरांग गोमके एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक हॉकी के खिलाड़ी, बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी। 1928 में इनके कप्तानी में एम्स्टर्डम में इंडियन टीम में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हरा करके एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को अपने नाम किया। तो 4-0 से हराया, ये आपको ध्यान रखना। किसको हराया? जापान को हराया। ओके। और चीन की टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हरा करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा, लॉरेम सियामी, वंदना कटारिया ने एक एक गोल किए। इसके पहले 2016 में सिंगापुर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। रूस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा या फिर बुलवा का परीक्षण किया गया। ये एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको ICBM के अंतर्गत आता है। ICBM क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। और रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद कमचटका प्रायद्वीप पर इन्होंने एक निशाना पर हमला किया और ये सफल रहा। ये कहाँ से हमला किया गया? ये श्वेत सागर से, पानी के नीचे से लॉन्च किया गया था। ओके। तो ये किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा, रसिया के द्वारा इसको किया गया। ये ऊपर में लिखा हुआ है पर फिर भी ध्यान में रखना है। और ये 12 मीटर लंबी है, जिसका रेंज जो है 8000 किलोमीटर है। अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। और ये इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 बोरेई श्रेणी की नई परमाणु पनडुब्बियों में से एक है जो 16 बुलवा मिसाइलों ले जा सकती है। हीरालाल समारिया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए। तो इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कराया। तो इसके पहले हीरालाल समारिया के पहले मुख्य सूचना आयुक्त YK सिन्हा थे। कौन थे? YK सिन्हा। YK सिन्हा जब से रिटायर हुए थे तब से ये पोस्ट खाली था और फिर हीरालाल समारिया को यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो इसमें से RTI मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज है, दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए 40 वर्ष से कम व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो जो दीनानाथ राजपूत हैं वो एक इंजीनियर है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया था। और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वो बहुत ही अधिक नक्सल प्रभावित इलाका है, इसीलिए वहाँ पर काम करना, किसी भी आदमी के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दीनानाथ राजपूत ने वहाँ पर FPO स्थापित किया। FPO मतलब किसान उत्पादक संगठन। और उनका उपज था जो वो बनाते थे, और उनका एक अच्छा उनको बाजार उपलब्ध कराया गया, उनका अच्छा दाम उपलब्ध कराया गया। और कोल्ड स्टोरेज, ये सब कोल्ड स्टोरेज, स्वयं सहायता समूह बनाना, कुशल खेती के तरीके करना, ये सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से करने में मदद करी थी दीनानाथ राजपूत ने। तो इसीलिए उनको ये चीज़ें मिली। इस जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है उसमें 10 लाख रुपये के नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है 11वां सुल्तान जोहर कप हॉकी। तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ मलेशिया के जौहर में। ये आयोजित हुआ था, ठीक है।
और इसमें से जो फाइनल है, फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से हरा करके गोल्ड मेडल जीत लिया था। सुल्तान जौहर कप में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक खेला गया और 11वें सुल्तान जौहर कप में पाकिस्तान को हरा करके भारतीय जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता था। 2023 के पहले संस्करण में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, जबकि अभी तक इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेती थी। भारत और ग्रेट ब्रिटेन सबसे ज़्यादा 3-3 बार इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। भारत ने 2022, 2013 और 2014 में सुल्तान जौहर कप जीता है। इसके साथ ही 11वां सुल्तान जो जौहर कप है उसमें स्वर्ण पदक जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में, तो ये ही इम्पोर्टेंट है कि जो गोल्ड मेडल किसने जीता, तो गोल्ड मेडल जीता जर्मनी ने और किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया था। तो भारतीय हॉकी जूनियर हॉकी टीम है सेमीफाइनल में जर्मनी के साथ 3-6 से हार गई थी और 2022, 2013 और 2014 में ये टीम भारतीय टीम जौहर कप में विजेता रह चुकी है। इसमें से 2 पूल बनाया गया था, एक पूल बी और पूल ए। तो पूल बी में कौन कौन से थे, मलेशिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ठीक है। और इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन। ओके, इसमें तो इंडिया पूल बी में था, ये आपको ध्यान में रखना है। 8 देश थे, पहले 6 देश हुआ करते थे। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया। 95 मेंबर बना आईएसए का। आईएसए का गठन जो है 2015 में 38वें कॉप कॉन्फ्रेंस में COP में 21 में किया गया था और इसके जो संयुक्त प्रयास किया था इसके लिए वो भारत और फ्रांस ने किया था। समझ में है? ओके, तो आईएसए का 95वां सदस्य चिली बन गया। चिली का कैपिटल सैंटियागो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो अगर आईएसए का मुख्यालय पूछा जाए, आईएसए का मुख्यालय तो ये गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा का एक बहुत ही अच्छा शहर है और वहीं पर ये आईएसए का मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है। आईएसए का मेन उद्देश्य है सौर प्रौद्योगिकी के वितरण में वृद्धि के लिए सदस्य संचालित और सहयोगी मंच के रूप में इसका विकास करना। नेक्स्ट है स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक को सूरत और क्रेस्ट का अनावरण किया गया। क्रेस्ट क्या होता है? प्रतीक होता है, ठीक है, प्रतीक होता है। और इसका अनावरण किसने किया? भूपेंद्र पटेल ने, मुख्यमंत्री गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल। तो सूरत में नौसेना के नवीनतम जो स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक होते सूरत, उसका क्रेस्ट का अनावरण किया। और ये पहली बार है कि किसी युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह का अनावरण उसी शहर में किया गया जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया, ठीक है। इसमें सूरत के क्रेस्ट पर सूरत के हजीरा का प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ और एक एशियाई शेर और लहरों को दर्शाया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस पोत का जलावतरण मुंबई में 17 मार्च 2022 को किया गया था। यह गुजरात के किसी भी शहर का नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्ध पोत था। इसका जो निर्माण किया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख शेख हसीना कहाँ की है? ये बांग्लादेश की, ओके, बांग्लादेश की। इन्होंने सबसे पहले 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की। उसके बाद 2009 से अब तक, 2009 से अभी तक ये प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, ठीक है। तो इन्होंने मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी को भी पीछे कर दिया है। तो ये बहुत ही लोकप्रिय है। इनके जो डाटा है, वोटिंग डाटा, उनसे भी आप देख सकते हैं कि ये बांग्लादेशी जनता में कितना ज़्यादा है लोकप्रिय है। 84% पिछले 2 चुनाव में 84% और 82% वोट होती है, जो कि बहुत ही अधिक है, ठीक है। 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट, और ये कौन जारी करता है? तो एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जारी करता है, ठीक है। और इसमें से भारत उच्च आय और धन की असमानता वाले शीर्ष देशों में शामिल है। आप देख सकते हैं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो किसी के पास कम पैसा है इंडिया में।
बहुत ज़्यादा असमानता है। तो 1516 और 1930 के बीच यहाँ की बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का 25% जीत करके ये 15% रह गया। और भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर के $2389 हो गई है। ठीक है। यहाँ रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या उन राज्यों में अधिक है जहाँ देश की 45% पॉपुलेशन निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद AIPCSC का बैठक हुआ। इस बैठक में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने सह अध्यक्षता की। और इसमें से ये बताया गया कि इस बैठक का जो मेन एम था वो अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र, एक संपन्न अनुसंधान रिसर्च सेंटर और इकोलॉजी सिस्टम बनाना दोनों देशों, जिससे दोनों देशों को बेनिफिट मिले। और ये आईसीसी का स्थापना जो है ये 2011 में हुआ था। 2011 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहयोग की सुविधा के लिए संयुक्त इकाई के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो केरल पर्यटन को उसकी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और इसमें से केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के साथ ही अफ्रीकन कंट्री एस्वातिनी को भी सम्मानित किया गया। एस्वातिनी, ठीक है। तो नाम याद रखना है, केरल के साथ किसको, एस्वातिनी को सम्मानित किया गया है। तो केरल ने किस क्राफ्ट में जीता है ये, तो केरल ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। इस कैटेगरी में इसने ये अवार्ड प्राप्त किया। नेक्स्ट न्यूज है बैलिस्टिक मिसाइल SRBM परले का सफल परीक्षण हुआ। तो ये परले का सफल परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। 70 से 70 मार करने वाली एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके। तो इसमें से इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण DRDO ने किया है। तो ये 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको भार क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम। इसको कहाँ पर तैनात किया जाएगा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दोनों, ये पाकिस्तान बॉर्डर पर होता है, पाकिस्तान पर है, और ये चाइना पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश में पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए ब्राजील से समझौता किया। ये उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है, डेयरी कंपनी आनंदा डेयरी, तो उन्होंने ये किया है। और जो ब्राजीलियन कंपनी है अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के साथ ये समझौता किया है। तो इसमें से एक समझौता में क्या हुआ कि पशु चारा निर्माण, पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और जो गायों की नस्ल है उसको सुधारने में काम करना है। और आनंदा डेयरी की शुरुआत जो है 1989 में सियाना फैक्ट्री बुलंदशहर में की गई थी। 2 वर्षों में भारत और ब्राजील के बीच बहुत ही व्यापार दोगुना हो गया है। तो नेक्स्ट न्यूज है ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहंती का निधन हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मोहंती 5 बार पूरी निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। और ये किस पार्टी के नेता थे, ये BJD के थे, BJD जो कि ओडिशा में अभी रूल कर रही है, ठीक है। अभी ओडिशा में BJD का ही शासन है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और रघुवर दास उप मुख्यमंत्री है, सॉरी रघुवर दास गवर्नर है, रघुवर दास राज्यपाल है। रघुवर दास पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तो हाल ही में इनको उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, 8 नवंबर 2023 को QS द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें IIT मुंबई को भारत में फर्स्ट पोजीशन मिला, फर्स्ट पोजीशन इंडिया में, और 40वां पोजीशन मिला इसको, 40वां पोजीशन इसको मिला पूरे एशिया में, ठीक है। तो
एशिया में 40वां पोजीशन हासिल किया और भारत में पहला पोजीशन हासिल किया। क्यूएस होता क्या है? क्वार्टरली साइमंड्स, ये ब्रिटेन का एक तकनीकी संस्थान है और जो कि पूरे विश्व में जो सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनको रैंकिंग देता है। ठीक है, तो शीर्ष 100 में शामिल कौन कौन से थे भारत के? आईआईटी दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट न्यूज है, इसमें सबसे जो टॉप था वो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है, उसने टॉप किया। हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, फोर्थ पोजीशन नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर और फिफ्थ पोजीशन सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना। विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने संबंधी नियम अधिसूचित कर दिए गए, जो एनईपी 2020 लागू किया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसी में ये प्रावधान था कि जो विश्व के अच्छे यूनिवर्सिटी हैं उनको, विश्व के अच्छे यूनिवर्सिटी कहने का यहाँ पर मतलब है जो शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी हैं उनमें अगर उनका नाम है तो वो यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस स्थापित कर सकते हैं, यहाँ पर वो पढ़ा सकते हैं लोगों को। बट इसमें से एक रूल और भी है कि यहाँ से वो डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें से इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि साथ ही वैश्विक रैंकिंग में 500 में इनका स्थान हो और विश्वविद्यालय, ये जो यूजीसी है उनके अनुसार इनको चलना पड़ेगा। यहाँ पर रूल यूजीसी का ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। तो ये जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया। और वापी ज्ञान धाम स्कूल में जीएसटी के 12 नए सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर था? ये अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाना, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम में किया। तो सीबीआईसी ने मेरा बिल मेरा अधिकार एक योजना शुरू की है। तो अगर पूछा जाए मेरा बिल मेरा अधिकार किस डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, तो सीबीआईसी ने। नेक्स्ट न्यूज है, जल दिवाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल दिवाली, महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए एक अभियान चलाया गया। किसने चलाया है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने चलाया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य है 7 से 9 नवंबर 2023 को जल दिवाली मनाया जाए, जो कि ओडिशा शहरी अकादमी, कौन कौन इसमें के अंतर्गत आ रहा है? अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ओडिशा शहरी अकादमी की साझेदारी में 7 से 9 नवंबर 2023 को जल दिवाली मनाया जाएगा। और इस अभियान के तहत महिलाओं को अपने शहरों में जल उपचार संयंत्रों का दौरा करवाने के अलावा जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से? महिलाओं को जल उपचार संयंत्रों, जल परीक्षण सुविधाओं की कार्यप्रणाली को परिचित कराना, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्मृति चिन्हों और वस्तुओं के माध्यम से महिलाओं की समावेशिता और भागीदारी को बढ़ाना। तीसरा है महिलाओं को अमृत योजना, जल बुनियादी ढांचे की जानकारी देना और शिक्षा। अमेरिका द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई। तो पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है, तो ये खुद में ही इम्पोर्टेंट होगी। ये बनाया किसने है इस वैक्सीन को? तो इस वैक्सीन को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनोवा ने बनाया है। किसने बनाया? वेलनोवा ने बनाया है। ठीक है, वेलनोवा ने। और एफडीए ने इसको मंजूरी प्रदान की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इक्सटिक। इस वैक्सीन का नाम है इक्सटिक। ठीक है, ये चिकनगुनिया वायरस जो है वो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है इंसानों में, और इसमें बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में सूजन और स्किन पर दाने हो जाते हैं। 15 से 50 लाख पिछले 15 वर्षों में 50 लाख मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई, जो वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बन गई है। इस चीज की एक एकल खुराक 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में दिया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, बंगो सागर 23 एक्सरसाइज। ये नेवी का एक्सरसाइज था बांग्लादेश और भारत के बीच।
किसके बीच? बांग्लादेश और भारत के बीच। नाम याद रखना है, बंगो सागर, बांग्लादेश और भारत के बीच। तो भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना के बांग्लादेश नौसेना के मध्य ये बंगो सागर 23 का ये चतुर्थ संस्करण था, फोर्थ संस्करण था। और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर 2023 को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित हुआ। इसमें कौन कौन से जो जहाज थे इंडिया के, कौन कौन से? INS कुठार, किल्टान समुद्री गश्ती विमान, डोनियत ने बांग्लादेश नौसेना के जहाज अबू बकर, अबू उबैदा और MPA के साथ इस अभ्यास में भाग लिया। ओके, नेक्स्ट है INS कुठार एक स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, जबकि INS किल्टन स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रक्षा कॉर्वेट है। मतलब दोनों ही बड़े जहाज जो थे वो स्वदेशी निर्मित है। समझ में आया? नेक्स्ट है वरिष्ठ पत्रकार चित्रकार KF फ्रांसिस। कहाँ के थे ये? तो KF फ्रांसिस केरल के त्रिशूर के रहने वाले थे, केरल के त्रिशूर के रहने वाले थे। और ये चित्रकार और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनोरमा पत्रकारिता से इन्होंने करियर का शुरुआत किया था और ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर थे। तो मेन आपको याद रखना कि KF फ्रांसिस किस राज्य से थे? केरल से थे और चित्रकार थे, पत्रकार भी थे। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023, तो ये कहाँ पर हुआ? ये बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते। टोटल कितने मेडल जीते? टोटल मेडल इन्होंने भारत में 7 जीते। 7 में से 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीते। कौन कौन से टीम में शामिल थे खिलाड़ी? तो ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर, अदिति गोपी चंद्र स्वामी ने चीनी ताइपे की टीम को हरा करके जीता। परनीत कौर ने महिलाओं की एकल स्पर्धा में अपने ही देश की ज्योति सुरेखा वेनम को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पर हमने लिस्ट लगा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेल। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहा है? ये गोवा में आयोजित हुआ। और इसमें से यहाँ पर 37वां राष्ट्रीय खेल में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तालेगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में एक समारोह में मोगा लॉन्च किया। मोगा क्या है? वहाँ मोगा है, मोगा एक मैस्कट है, मैस्कट जिसको हिंदी में बोलते हैं शुभंकर, मैस्कट है। और इसमें इस खेल में 43 विषयों में प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें पंजाब से जुड़ा राष्ट्रीय खेलों को भी शामिल, पंजाब से जुड़ा खेलों को भी शामिल किया गया है। और भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारतीय खेल मंत्रालय ने पुष्टि की कि ओलंपिक और एशियाई खेलों के आयोजन वाले वर्षों को छोड़कर के राष्ट्रीय खेलों को आयोजन हर 2 साल में किया जाएगा। तो कब कब नहीं होगा राष्ट्रीय खेल? ओलंपिक और एशियाई खेल। जिस वर्ष ओलंपिक होगा उस वर्ष एशियाई खेल नहीं होगा, और जिस वर्ष ओलंपिक होगा उस वर्ष नेशनल गेम नहीं होगा और एशियाई खेलों के दौरान भी नहीं होगा। तो लेकिन प्रत्येक 2 साल में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब आयोजित होता है। जिस वर्ष ओलंपिक और एशियाई खेल नहीं होगा जिस वर्ष ओलंपिक और एशियाई खेल होगा उस वर्ष ये आयोजित नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक 2 साल में आयोजित होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा इसके अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो शुभंकर का क्या महत्व होता है? शुभंकर का महत्व होता है कि खेल के पात्रों और विषयों का प्रतिनिधित्व करने के मौके और उनके संबंधित खेलों के चेहरे के रूप में काम करते हैं। और ये खिलाड़ियों के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाता है। खेल के प्रति खिलाड़ी की वफादारी की भावना पैदा करता है। तो ये 36वां राष्ट्रीय खेल जो था वो गुजरात में आयोजित हुआ था। और सावज वहाँ का उस समय का मैस्कट था। सावज वहाँ उस समय का, जो कि एशियाई शेर था, गिर का। और अभी का जो मैस्कट है वो मोगा है, जो कि एक बुल के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित हुआ। तो ये नॉमिनेट ही हो गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अवार्ड तो बाद में मिलेगा, बट ये नॉमिनेशन ही इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉमिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े, पीएम नरेंद्र मोदी इससे जुड़े हैं। इस गीत को लिखने में नरेंद्र मोदी और फाल्गुनी शाह ने मिलकर के इसको बनाया है। फाल्गुनी ने इसको अबंडेंस इन मिलेट गीत को, जो 16 जून 2023 को रिलीज हुआ, और इसको किस श्रेणी में नामांकित किया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है। ये मोटे अनाज जो होता है, मिलेट्स जो मोटे अनाज है, उस पर ये गीत बनाया गया है, ठीक है। और भारत जो मोटे अनाज को बहुत ही ज़्यादा अभी प्रमोट कर रहा है, जिसका एक नया नाम दिया गया श्री अन्न, नया नाम, इसका महत्व को, इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इसका नया नाम क्या दिया गया? श्री अन्न। तो 2023 को मोटा अनाज का वर्ष भी घोषित किया गया है। 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया। तो इसको बनाया है फाल्गुनी शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने पूर्वी बेड़े की कमान संभाली। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ है और इन्होंने गुरचरण सिंह से पूर्वी नौसेना कमान का स्वॉर्ड ऑफ आर्म अर्थात पूर्वी बेड़े की कमान संभाली, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ? ये प्रोग्राम विशाखापत्तनम में हुआ। तो धनखड़ को अमन के अदन और ऑल होदे इदा से भारतीय नागरिकों के नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन NEO, जिसको उस वक्त में बोलते हैं, वहाँ से 2015 में, इसके लिए 2015 में नौसेना पदक प्रदान किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। 3 नए न्यायाधीश कौन कौन से हैं? जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस संदीप मेहता। और कॉलेजियम ने 6 नवंबर 2023 को इन 3 जजों के नाम की सिफारिश करी थी, और इसमें से जो अधिकतम संख्या सुप्रीम कोर्ट में हुई वो 34 हो गई है। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता चंद्रमोहन का निधन हो गया। तो किस फिल्म से रिलेटेड थे? तेलुगु फिल्मों से, और इनका निधन हैदराबाद में हुआ है। ये बहुत सारे फिल्मों में, 600 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। इनको पदहारेलू वायसू के लिए चंद्रमोहन को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। नागालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित कर दी गई। तो 9 नवंबर 2023 को नागालैंड विधानसभा में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने से संबंधित नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। और इससे क्या हुआ कि राज्य में 2 दशक के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है, और राज्य में आखिरी बार निकाय चुनाव जो 2004 में हुए थे। अब इसमें लेकिन जो वन कर है, टैक्स है, भूमि भवनों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है, ठीक है। नागालैंड नगर पालिका अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर जो आदिवासी समूह होहो है, उसके द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई, और क्योंकि ये 371 का उल्लंघन करते हैं। 371 किससे रिलेटेड है? तो नागालैंड से रिलेटेड है, ठीक है। और नागालैंड को 371 के तहत एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक। 371 के तहत इसमें नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक। तो ये ओपेक, ये कहाँ पर हुआ? ये ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित हुआ। तो नेक्स्ट होगा इंडिया में, ठीक है। तो इस ओपेक के महासचिव कौन है? हैथम अल घैस। और इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और ये आगे का जो 2024 में बैठक हो वो भारत में होगा। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जिसका मुख्यालय वियना में है। बीना अग्रवाल को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बीना अग्रवाल को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में, इसमें पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार। तो केनेथ बोल्डिंग जो थे, केनेथ वाट बोल्डिंग एक अमेरिकी अर्थशास्त्री, शिक्षक और शांति कार्यकर्ता थे। बीना अग्रवाल ने 1990 के दशक में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ए फील्ड ऑफ वंस ऑन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया।
तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है। और ये बुक जो है ये किस मुद्दे को उठाती है? संपत्ति और भूमि में लैंगिक असमानता के मुद्दे को ये उजागर करती है। तो बीना अग्रवाल को मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बार्किन के साथ संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयरों को अपग्रेड किया। गोल्डमैन सैक्स यूएस की एक कंपनी है और इसने भारतीय शेयरों की रेटिंग बढ़ा दी है और चाइनीज शेयरों की रेटिंग घटा दी है। ठीक है, तो गोल्डमैन सैक्स ने हांगकांग में कारोबार करने वाले चाइनीज शेयरों पर अपनी रेटिंग घटा दी है। और ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट न्यूज है, पिछले 20,000 वर्षों में ग्रीनलैंड में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट आई है। ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड है, बट धीरे धीरे ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट हो रही है। और इसका मेन वजह है आनुवांशिक सामग्री और भोजन विकल्प और आवास विश्लेषण किया गया है। जो इसका कारण ये बताया गया है। तो डेनमार्क का कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, ये किसने किया? डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है इसमें। और नर और मादा ध्रुवीय भालू जो है अपने आहार विकल्पों में अंतर रखते हैं, इसलिए उनमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होता है खाने के लिए। जो पूर्वी ग्रीनलैंड में नर और ध्रुवीय भालू हैं वो विभिन्न प्रकार के जो सील प्रजाति की मछली होती है उसको खाते हैं, जबकि मादाएं जो होती है वो चक्राकार। दक्षिण एशिया में 347 मिलियन बच्चों को समक्ष जल की कमी का संकट हुआ है। और दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो इसमें से पानी के कमी के सर्वाधिक जूझने वाला क्षेत्र है दक्षिण एशिया। अगर रिपोर्ट का बात करें तो 3 में से 1 बच्चा विश्व में जल की कमी से जूझ रहा है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? ये शीतल महाजन। तो शीतल महाजन 21,500 फीट से स्काई डाइव करी है। और इनको 2001 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। 2001 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो लैंड करी माउंट एवरेस्ट के निकट एक चोटी है काला पत्थर, उसी पर लैंड करी जो कि 17,444 फीट की ऊंचाई है। इन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी। संजीव मलिक ने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते। ये आर्मी मेडिकल कोर के एक लेफ्टिनेंट कर्नल है संजीव मलिक, जो कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक भी हैं और ये राष्ट्रपति भवन में तैनात हैं। इन्होंने 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर क्रॉस कंट्री स्पर्धाओं में जीत हासिल की। ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र एथलीट हैं। इसका जो शुरुआत हुआ था विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का शुरुआत वो कब हुआ है? 1978 में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, विराट कोहली का रिकॉर्ड। ये बहुत ही फेमस न्यूज है और इससे श्योर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो विराट कोहली ने 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50वां एक दिवसीय शतक बनाकर के इतिहास रचा। और इन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक पूरा किया। इसके पहले 49वां शतक इन्होंने ईडन गार्डन में पूरा किया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, तो इनका टोटल जो शतक है, टोटल सेंचुरी इन्होंने 80 सेंचुरी अब तक बना चुके हैं। 50 वनडे में, टेस्ट में 29 और T20 में 1 शतक इन्होंने बनाया। सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है। सी बकथॉर्न लद्दाख का एक फल है। ठीक है, GI टैग का एक वीडियो हमने बनाया है, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। उसमें से 2023 के सारे GI टैग, इंपॉर्टेंट GI टैग को हमने कवर किया डिटेल में, तो उसको आप एक बार देखेंगे GI टैग कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो सी बकथॉर्न को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने श्रेणी 31 के तहत लद्दाख उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए पंजीकृत मालिक के रूप में मंजूरी प्रदान करी। इसके पहले लद्दाख पश्मीना, रेक्टेसी कार्पो खुबानी, ये सब चीज़ों को और लद्दाखी लकड़ी की एक नक्काशी को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया पहले ही। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट कि लद्दाख पश्मीना, रेक्टेसी कार्पो खुबानी, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेक्टेसी कार्पो खुबानी किस राज्य से संबंधित है, तो लद्दाख से। WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन आयोजित हुआ। ये 13 से 16 नवंबर 2023 को भारत में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? भारत में। WOAH है क्या? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका 33वां सम्मेलन की मेजबानी करे और इसमें से किसने करी ये? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया था। और ये 90वें आम सत्र के दौरान इस कार्यक्रम की मेजबानी का निर्णय लिया गया था पेरिस में 2023 में। ठीक है। इंडोनेशिया द्वारा एशिया और प्रशांत के लिए 34वें WOAH क्षेत्रीय सम्मेलन में मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की गई है। और ये क्या है? WOAH एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट न्यूज है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। 15 से 17 नवंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में IPRD, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPRD, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ? ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें से भारतीय नौसेना द्वारा अपने ज्ञान भागीदार के रूप में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट जो है IPRD, इसका विषय जो है, थीम क्या था? हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है सलमान रश्दी को मिला पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सलमान रश्दी हर समय न्यूज में रहने वाले एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं। इनके बुक से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है। इन्होंने एक बुक लिखा है द सैटेनिक वर्सेस, ये बुक द सैटेनिक वर्सेस, इन पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है क्योंकि इसमें जो मुस्लिम है वो इसमें इस्लाम की आलोचना देखते हैं और इसलिए इन पर कुछ समय पहले अटैक भी हो गया। सलमान रश्दी ने ये बहुत सारे बुक लिखे हैं। ग्रीशम 1975, मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981, सैम 1983, द सैटेनिक वर्सेस 1988, गोल्डन हाउस 2017, पिचोटे 2019 और विक्ट्री सिटी 2023। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। ठीक है। इनके पहले ये जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है। 2003 में भारत सरकार ने गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया था सलमान रश्दी को। नेक्स्ट न्यूज है छऊ पर्व महोत्सव। तो छऊ पर्व रिलेटेड छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से रिलेटेड है। उड़ीसा और बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस नृत्य का आयोजन जो था वो संगीत नाटक कला अकादमी नई दिल्ली ने आयोजित किया था। इसका उद्घाटन मनोज सिन्हा ने 15 नवंबर 2023 को किया। पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमीनी का जलावतरण किया गया। और ये अमीनी जो है एक द्वीप है लक्षद्वीप में, उसी के नाम पर ये किया गया है। तो कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप के रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम ही क्या रख दिया गया है? अमीनी रख दिया गया है। और इसमें से समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसको निष्क्रिय करने की इसमें क्षमता है। ठीक है। ये SWC श्रेणी का तीसरा जहाज है। 13 जून 2023 को मेसर्स L&T कटुपल्ली ने इसको लॉन्च किया गया। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया GRSE
GRSE बोले तो गार्डन रिच बिल्डर्स एंड रिच इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, जो 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजनाओं की एक श्रृंखला है। उसमें एक चौथी और पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट है। आलोक शर्मा एसपीजी के निदेशक नियुक्त किए गए। आलोक शर्मा को एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया। एसपीजी का मतलब क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो सॉरी प्रोटेक्शन गार्ड। ये प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारजनों की ये सुरक्षा का जिम्मेदारी है। अभी वर्तमान में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी का सुरक्षा हासिल है। ठीक है, तो आलोक शर्मा से पहले अरुण कुमार सिन्हा थे, जिनका निधन हो गया था, और उसके बाद उनके निधन के बाद आलोक शर्मा को एसपीजी का डायरेक्टर बनाया गया। नेक्स्ट है शकुंतला भाया, अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद में नियुक्त किया गया। शकुंतला भाया को, ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी है, और इनको अमेरिकी सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया। ये कानूनी फर्म की एक को फाउंडर है, डेलावेयर से राजनीति में सक्रिय है। ये LGBTQ और प्लस समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, और जो वर्क प्लेस पर भेदभाव होते हैं उसमें कानूनी मदद करने के लिए सक्रिय रहती है। नेक्स्ट न्यूज है साहित्यकार सेवाराम जात्री का निधन। तो सेवाराम जात्री का निधन हो गया, और इन्होंने कुछ बहुत ही फेमस किताबें लिखी हैं। दूसरे चेहरे और आम आदमी कहाँ है, इसमें सबसे लोकप्रिय हैं। उनके कुछ और चर्चित हैं: दरवाजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए टापू पर अकेले, चांदनी के आर पार, अनजान राहों का सफर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 जो है वो IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किसने किया? पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने प्रदान किया। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा करी गई है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार? तो ये पुरस्कार समाज सेवा और निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य से में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप 2023, ये क्रिकेट का फीवर बहुत ही ज़्यादा था, और लोगों जब भारतीय टीम 19 नवंबर को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई, तो उस समय बहुत ही लोगों को पेन हुआ, इंडियन फैंस को। और ये क्रिकेट विश्व कप का जो फाइनल था, ये कहाँ पर खेला गया? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ICC वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो 17 से 18 मिनट का, तो उसको आप देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो वो बहुत ही, उसमें वर्ल्ड स्टार्टिंग से वर्ल्ड कप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट हैं, सभी को हमने शामिल किया है, और इस ICC वर्ल्ड कप 2023 के भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बताया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से शतकीय पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट 24 विकेट लिए। कोहली ने टूर्नामेंट में 11 मैचों में 765 रन बनाए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 400 बनाए। इतिहासकार बिरजिंदर नाथ गोस्वामी का निधन। तो भारतीय कला समीक्षक और इतिहासकार बिरजिंदर नाथ गोस्वामी 17 नवंबर 2023 को चंडीगढ़ में निधन हो गया। वे पहाड़ी चित्रकला और भारतीय लघु चित्रकला पर अपनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं। 1998 में इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री, और 2008 में उनको पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण 2008 में। तो याद रखना है, उनकी कुछ पुस्तकें हैं ये,
पहाड़ी पेंटिंग शैली के आधार के रूप में परिवार, शीत दरबार में चित्रकार, एक जगह अलग कक्ष में चित्रकारी और चित्रित दर्शन भारतीय चित्रों का एक नक्काशी है। मिस यूनिवर्स 2023 टेनिस प्लासियोस को मिला। ये किस देश की है? ये निकारागुआ की है। ये निकारागुआ की पहली महिला है जिनको ये मिस यूनिवर्स खिताब जीता है इन्होंने। तो टेनिस प्लासियोस का नाम याद रखना है। भारत की ओर से श्वेता शारदा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसमें इन्होंने जो हराया था वो किसको हराया था? इन्होंने थाईलैंड के एंटोनिया पॉर्सिल्ड और ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन को हराया। तो ये जो प्रोग्राम हुआ था वो अल सल्वाडोर के सान सल्वाडोर में आयोजित किया गया। स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये भारतीय नौसेना और DRDO ने 31 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि 100% सफल रहा और ये परीक्षण CQ-40B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी परीक्षण मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल किया जाए। ठीक है, और एंटी शिप मिसाइल सी स्किमिंग ट्राजेक्टरी पर चलते हुए सीधे टारगेट से जाकर के टकराई। सी स्किमिंग उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें मिसाइल समुद्र के लेयर से, समुद्र के सरफेस से कुछ ऊपर उठ करके उड़ते हुए जाते हैं। मिसाइल जिसके कारण क्या होता है, मिसाइल रडार से पकड़ में नहीं आती। ठीक है, विनय एम टोनसे SBI के प्रबंध निदेशक बनाए गए, नियुक्त किए गए। और विनय एम टोनसे को भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक SBI का MD नियुक्त किया गया। अगर SBI का पूछा जाए कौन है चेयरमैन, तो दिनेश कुमार खारा जो है, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है। तो ये आपको याद रखना है, दिनेश कुमार खारा का नाम। वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। CS सेठी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी SBI के अन्य MD हैं। नेक्स्ट है शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथ का निधन हो गया। ये चेन्नई के थे और चेन्नई में ही इनका निधन हुआ। ये 83 वर्ष के थे। आंखों के इलाज के लिए ये बहुत ही फेमस डॉक्टर थे और इन्होंने समाज में अपना बहुत ही अनूठा छाप छोड़ा था। 1983 में इनको इसीलिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इन्होंने 1978 में चिकित्सा अनुसंधान प्रतिष्ठान के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी, जहां पर 1200 मरीजों की औसत रोज देखे जाते हैं। 100 सर्जरी की करी जाती है प्रत्येक दिन। पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स में एक बहुत ही फेमस नाम है। तो इन्होंने किसको हराया? अपने ही देश के सौरव कोठारी को। तो नाम याद रखना है सौरव कोठारी का। पंकज आडवाणी तो नाम फेमस है, बट सौरव कोठारी को ऐसे पूछा जा सकता है सौरव कोठारी किस खेल से संबंधित है? तो सौरव कोठारी बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक है, स्नूकर और बिलियर्ड से पंकज आडवाणी। इन्होंने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था और ग्रांड डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। पंकज एशियन गेम्स 2006 और 2010 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने 9 बार लॉन्ग फॉर्मेट में और पॉइंट फॉर्मेट में 8 बार चैंपियन बने हैं। अनपरा ई तापीय परियोजना का मंजूरी, ये कहाँ पर हुआ? ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको UPRVUNL कहा जाता है, उसने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापीय परियोजना की प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये कहाँ पर होगा? ये सोनभद्र जिले में है। ठीक, इसका जो खर्च है वो 18,624 करोड़ रुपया है। JCB साहित्य पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। तो ये किसको मिला? पेरुमल मुरुगन को मिला, तमिल लेखक है और उनका एक किताब है आलंदा पेची। ठीक है, तो इसी को मिला है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फायरबर्ड और इसके लिए JCB पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है जननी कन्नन ने अनुवाद किया है। तो फायरबर्ड में पेरुमल मुरुगन ने जमीन से जुड़े जीवन की एक सार्वभौमिक कहानी को विशिष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। तमिल भाषा के प्रोफेसर रहे मुरुगन ने 12 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह और 6 कविता संग्रह और कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं। उनके 10 उपन्यासों का अंग्रेजी अनुवाद किया जा सकता है।
प्रसिद्ध मलयालम लेखिका पी वलसाला का निधन हो गया। और ये केरल की रहने वाली कोझिकोड थी। तो पी वलसाला ने 20 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां प्रकाशित की, और वलसाला ने कई जीवनियां, यात्रा वृत्तांत और बच्चों की कहानियां लिखी थी। नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच, इन्होंने इटली के ट्यूरिन में 19 नवंबर 2023 को इतालवी खिलाड़ी यानिक सिनर को हरा करके, किसको, यानिक सिनर, ये इटली के रहने वाले, इसको हरा करके अपना 7वां एटीपी एकल एटीपी फाइनल खिताब जीता था। और इस जीत के साथ इन्होंने रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 6 एटीपी फाइनल खिताब जीता था। जोकोविच ने वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन खिताब जीते थे। जोकोविच ने 2023 के शुरू में ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपना रिकॉर्ड 10वां खिताब जीता था। इसके बाद जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीत करके 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत करके राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। तो इन्होंने 2 रिकॉर्ड तोड़ा, एक रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को जो 6 एटीपी जीता था, वो उसके रिकॉर्ड को तोड़ करके 7 एटीपी फाइनल खिताब जीता, और राफेल नडाल के 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत करके उन्होंने राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा। ठीक है। 2008 में पहला एटीपी फाइनल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट न्यूज है, चीन और सऊदी अरब के बीच करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का मतलब क्या है? करेंसी स्वैप का मतलब है अपने ही मुद्रा में, दोनों ही देश अब अपने ही मुद्रा में व्यापार करेंगे, लेन देन करेंगे। जैसे अगर करेंसी स्वैप पर सहमति नहीं होती है तो सभी लोगों को, सभी देशों को डॉलर में करना पड़ता है, ठीक है, व्यापार। तो अब इन लोग क्या करेंगे, अपने ही मुद्रा में करेंगे। तो चीन और सऊदी अरब के बीच में तो मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें सऊदी सेंट्रल बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 3 साल के लिए इस एग्रीमेंट पर एग्री किया है, ठीक है। और दोनों बैंक 3 वर्षों में अधिकतम 50 अरब चीनी युआन तक का व्यापार करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। ये इसका नाम क्या है? अल धफ्रा, अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। तो नाम याद रखना है, अल धफ्रा। सीधे नाम से भी पूछा जा सकता है कि अल धफ्रा कहाँ पर है। अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट किस देश का है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है। संयुक्त अरब अमीरात को शॉर्ट में यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात बोला जाता है, ठीक है। और ये अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर है। इसका लक्ष्य है जो यूएई ने 2050 तक नेट जीरो कार्बन के लिए लक्ष्य बनाया है, उसको हासिल करना है, ठीक है। और ये 2 लाख आदमी को बिजली प्रदान करने के लिए फुलफिल कर सकता है। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का मेजबानी भी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने रूपात्मक, अनेक और ध्वनिक लक्षणों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति का खोज किया। इसका नाम क्या है? निधि राणा नोवादिही। तो नाम आपको याद रखना है, निधि राणा नोवादिही। और इस खोज से संबंधित अध्ययन में हाल ही में जनरल जुटेक्सा में प्रकाशित किया। तो ये दोनों चीज फेमस है कि आपको ये फ्रॉग से रिलेटेड जो मटेरियल था वो किसमें स्टडी था, वो किसमें प्रकाशित हुआ था? जुटेक्सा जर्नल में। और इसका नाम क्या है? निधि राणा नोवादिही, इस म्यूजिक फ्रॉग का नाम है, ठीक है। और ये मेढक, जिसे नोवादिही म्यूजिक फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, चांगलांग और लोहित जिलों में पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हो गया। फातिमा बीबी इसके पहले तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी है, और उनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये जब रिटायर हुई सुप्रीम कोर्ट से तो NHRC का सदस्य भी बनी थी। NHRC बोले तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो 1997 से 2001 तक ये तमिलनाडु की राज्यपाल रही थी।
उन्होंने जो राजीव गांधी के हत्यारे थे, हत्याकांड में 4 दोषी थे, उनके दया याचिकाओं का अस्वीकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये केरल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा। तब से अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया है, तब से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हुआ है लोगों को, क्योंकि तालिबान के शासन को वैध शासन नहीं माना जाता है। कोई भी सरकार उसको वैधता प्रदान नहीं करी है। इसीलिए जो राजनयिक मिशन है नई दिल्ली में और अपनी दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करी है। तो दूतावास ने कहा कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के मानदंडों के आधार पर दूतावास को तब तक बंद रखा जाए जब तक अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं बन जाती है। ठीक है। डॉक्टर सैयदाना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और ये दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख हैं। दाऊदी बोहरा पंथ इस्लाम का एक पंथ होता है और उसी के प्रमुख है डॉक्टर सैयदाना सैफुद्दीन। तो इसको क्या मिलेगा? पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, निशान ये पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। ये चौथे भारतीय हैं जिसको ये सम्मान मिल रहा है। इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 1990 में ये सम्मान दिया गया था। 1998 में दिलीप कुमार को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में निशान ये इम्तियाज प्रदान किया गया था। और 2020 में कश्मीरी अलगाववादी नेता अली गिलानी को निशान पाकिस्तान प्रदान किया गया। निशान पाकिस्तान या फिर इसी को बोला जाता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित में सर्वोच्च सम्मान वाली सेवाओं के लिए प्रदान किया जाने वाला एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये जो सैन्य सम्मान है पाकिस्तान का, निशान ये हैदर के बराबर माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले किसको मिला था 1990 में? भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये प्रदान किया गया था। ठीक है। और ये चौथे भारतीय हैं। बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है। और ये सबसे पहले ये 8 राज्यों में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन का मछली का मांग है, जिसमें से 7.62 लाख मीट्रिक टन का मछली का उत्पादन हो रहा है। उसमें बिहार का सबसे बड़ा योगदान शेखपुरा जिले का है बिहार में। ठीक है। हिमाचल में विद्या समीक्षा केंद्र शुरू। विद्या समीक्षा केंद्र VSK जिसको बोला जाता है VSK। ठीक है। VSK जो NEP 2020 है, NEP 2020 उसके अंतर्गत क्या है? शिक्षा मंत्रालय राज्यों में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के इसकी स्थापना करने के लिए बल दे रहा है और सभी राज्यों को ये कहा जा रहा है। ये चौथा है, ये पूरे देश में चौथा है। इसके पहले गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में ये केंद्र खोला जा चुका है पहले। इसका उद्देश्य क्या है कि अभिगम के परिणामों में बड़ी उपलब्धि के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। इससे शिक्षकों को, विद्यार्थियों को और प्रशासकों का मूल्यवान डेटा उपलब्ध। नेक्स्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, नाम याद रखना है पुरुषोत्तम रूपाला जी का। और इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने कहाँ पर ये रिपोर्ट जारी करी? तो गुवाहाटी में ये रिपोर्ट उन्होंने जारी करी थी। ठीक है। और इसमें से कौन कौन से रिपोर्ट हैं? इसमें दुग्ध उत्पादन पर रिपोर्ट है, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन और ऊन उत्पादन पर ये रिपोर्ट है। तो अंडा उत्पादन में अगर देखा, दूध उत्पादन में सबसे अधिक जो है तो उत्तर प्रदेश, हाँ, और अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश। मांस उत्पादन है, और मांस उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वो आपको याद रखना है। और ऊन उत्पादन में अगर देखेंगे तो सबसे राजस्थान का प्रमुख योगदान रहा है। और वृद्धि में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। भारतीय ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व और अफ्रीका 2023, 27 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में ये आयोजित हुआ था। और अनलीशिंग एम्बिशंस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच सहयोग के अवसर पर पता लगाने के लिए व्यापारिक नेताओं और नीति निर्माताओं के बीच बैठक हुई।
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए COP28, जो कि COP28 का भी कहाँ पर हो रहा है, UAE में ही हो रहा है COP28 बैठक, ठीक है। तो इसमें जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ठोस कार्रवाई की मांग की। इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री उमर अल ओलेमा ने विश्व भर के अर्थव्यवस्थाओं समाज पर AI के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। उनको गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने शपथ ग्रहण करवाया और इन्होंने दो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया हुआ है। गठबंधन के साथ इन्होंने वायदा किया है लोगों से कि 6.5% की कटौती सार्वजनिक सेवाओं में कर कटौती और सरकारी अधिकारियों में कमी करने का वादा किया है। भारत में तो ऐसा कोई भी पार्टी अगर बोलेगी तो इलेक्शन हारने का उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, लेकिन वहाँ पर सरकारी अधिकारियों में कमी करने का वादा किया गया था। तो इसके बाद क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका कौन सा बुक के लिए इनको मिला है, प्रोफेट सॉन्ग के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये 5वां आयरिश लेखक बन चुके हैं। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की पहली उपन्यास वेस्टर्न लैंड को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और इसमें से उन्होंने बताया है कि जो आयरलैंड अभी अधिनायकवाद के चपेट में, डिक्टेटरशिप के चपेट में आया था, तो वो उसी के बारे में इन्होंने ये बताया है। ये इनको अवार्ड किसने दिया, जो पिछले साल के विजेता थे श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलके, उन्होंने ये ट्रॉफी प्रदान कर दी है। 1969 में ये पुरस्कार स्थापित किया गया था और ये दुनिया भर में अंग्रेजी भाषी दुनिया में अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें 5 दशकों में अधिक समय में उत्कृष्ट कथा साहित्य को मान्यता प्रदान, ठीक है। ये अवार्ड मिलता किसको है, अंग्रेजी में लिखे गए तथा यूके और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य को ये पुरस्कार दिया जाता है। बोयता वंदना समारोह, बोयता वंदना समारोह कहाँ पर हुआ, ये उड़ीसा में पारादीप पोर्ट पर हुआ। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया था और राज्य की समुद्री विरासत की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाने के लिए ये समारोह पूरे उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। और क्या होता है कि बोयता वंदना जो होता है उड़ीसा की प्राचीन समुद्री गतिविधियों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है, रेखांकन है। ये कब होता है, कार्तिक के पवित्र माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है बोयता वंदना, और आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर माह में जो कि पड़ता है, ठीक है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान योजना से रिलेटेड है ये। आयुष्मान योजना में क्या है, आयुष्मान योजना एक स्वास्थ्य बीमा है। आयुष्मान योजना इसमें 5 लाख तक का कवर किया जाता है और बीते 5 वर्षों में इसमें से आयुष्मान योजना में के अंतर्गत ABHWCS का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया। अगर पूछा जाए कि ABHWCS क्या है, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इसका फुल फॉर्म होता है और ये है नाम, इसी का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया और इसका रीब्रांडिंग किया जा रहा है, ठीक है। इसमें 1.6 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस केंद्रों की स्थापना किया जा चुका है। ABHWCS का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, ओके। और इस योजना के तहत पर्याप्त दवाएं, स्वास्थ्य कर्मी, बुनियादी स्वास्थ्य संरचना और जांच की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत कम आय वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये योजना झारखंड से लॉन्च की गई थी 2018 में। नेक्स्ट न्यूज है 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ शर्तों को मंजूरी प्रदान करती है, ठीक। तो ये वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करते हैं और जब संविधान बना था उस समय संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर ये इसका वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है।
फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार। इस योजना का विस्तार 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत का, और इसमें से 1952.23 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय शामिल है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1207.24 करोड़ रुपए है। और ये कहाँ से होता है? केंद्र के हिस्से का वित्त पोषण जो होता है वो निर्भया फंड से होता है। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया गया है। फास्ट ट्रैक में क्या है कि कोई स्पेसिफिक केस ही चलता है और वो जल्दी केस खत्म होता है। लोगों को जो दोषी उनको सजा मिलती है, व्यावसायिक पीड़ितों को तुरंत ही न्याय प्रदान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है इसमें इसी के तहत ये न्यायालय देश के दूर दराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों के असहाय पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के प्रयास का समर्थन करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का 29 नवंबर 2023 को कनेक्टिकट में निधन हो गया, और वे 100 वर्ष के थे। हेनरी किसिंजर एक अमेरिकी राजनीति थे, और इनको 1973 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1973 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसके साथ? वियतनाम के ले डक थो के साथ इनको संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये हेनरी जो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर्ड उनके प्रशासन के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया था। हेनरी किसिंजर ने अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बहुत सारी किताबें लिखी। किसिंजर को वैश्विक राजनीति और व्यापार को आकार देने वाली शक्ति भी माना जाता है। रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीक का शुभारंभ किया गया, और ये नया चीज जो प्रस्तुत किया गया है, इससे क्या होगा, जो जब ट्रेनें जंगलों से होकर के गुजरती है और उस समय कभी हाथी पटरियों पर आ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे हाथियों की मृत्यु भी हो जाती है, ट्रेनों को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इसके लिए गजराज सुरक्षा जो कि AI बेस्ड है, AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाएगा, और इससे ट्रेनों का एक्सीडेंट हाथियों से बचाया जाएगा। और इसको कहाँ पर लागू किया जा रहा है? अभी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहा है। ठीक है, जेम का ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, तो हाल ही में दुनिया भर में कोयला परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। जेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। और इसका इसने कोल प्लांट ट्रैकर लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022 से 32 में पहले निर्धारित 27 गीगावाट की तुलना में 80 गीगावाट कर दिया गया है। और नेक्स्ट न्यूज में ये है कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है क्या? तो ये विश्वव्यापी आंदोलन के समर्थन में जानकारी विकसित करने के साथ उसको साझा भी करता है, और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य का अध्ययन करने और समझ बढ़ाने और डेटाबेस रिपोर्ट और इंटरैक्टिव टूल बना करके जेम विश्व की अग्रणी प्रणाली के लिए एक खुली मार्गदर्शिका निर्मित करता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल इस लिंक पर जा सकते हैं। कॉम्पेंडियम 96 अगर आप सर्च भी करेंगे टेलीग्राम में तो @कॉम्पेंडियम96 को सर्च करिए, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा। वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और भी अच्छी वीडियो आएगी तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉम्पेंडियम चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।